अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं बदलते हुए मौसम की वजह से होने वाली खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की। इस मसले के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट। सो वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर मौज़म हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैडम, अल्लाह का शुक्र सर, ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो आज आप मुझे और मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मौज़म है और मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ पल्मोनोलॉजी वार्ड 23 निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। और मैंने MSPH जो MS वाला कोर्स होता है वो भी मैंने 2 साल का कंप्लीट कर लिया है ये रिसेंट लास्ट मंथ में। और अब मैं जो है ना आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूँ। सर जैसे ही मौसम बदलता है उसके साथ ही फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, क्या रीज़न है इसकी? इसकी वजह है कि इसमें बहुत सारी रीज़न्स हैं। नंबर 1, आपकी फूड पैटर्न चेंज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, और डस्ट होती है हवा में, और इसके अलावा एलर्जेंस हैं। और दूसरा ये है कि कुछ अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और जो पेरेंट्स की तरफ से आप इनेट हासिल करते हैं तो वो बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में रन करते हैं, और फीमेल्स में, मेल्स में। तो जिस वजह से ये इन्वायरमेंट चेंज होने, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो इस वजह से वो फिर फुल ब्लोन पे आते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें होती हैं हमारे सामने सर तो ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम करके इससे बच सकते हैं? जी, इसके आप स्पेशली अस्थमा के बारे में पूछ रहे हैं, दमा के पेशेंट के बारे में पूछ रही हैं, और जो मौसमी तब्दीली है। जी, मौसमी तब्दीली जैसे एलर्जिक जो पेशेंट होते हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर जाती है। जी ज़रूर। इसमें ये है कि आप सबसे पहले कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ कर लें। जैसे हमारे यहाँ लाहौर में इस वक्त इंडेक्स नंबर 1 पे है, जो स्मोक है वो नंबर 1 पे है। उसमें स्मोक में क्या होता है, बेसिकली केमिकल्स प्लस फॉग मिला के ये स्मोक बनती है। उसमें O3 होता है, O2 होता है ऑक्सीजन, और ओजोन भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक फ़ायदा पहुंचाने वाली ओजोन होती है जो हवा में हमारी लेयर ओजोन की लेयर है। एक O3 है ओजोन जो नुकसान पहुंचाती है इंसानों को, और वो O3 जो है ना मिल के और उसके साथ जो है ना फॉग के साथ मिल के स्मोक बनाती है। तो वो स्मोक जो है ना वो नुकसानदेह है। और इस वक्त लाहौर, गुजरांवाला, कल मैं पढ़ रहा था और नोटिफिकेशन भी आया हुआ था, तो उसमें ये था कि वो कह रहे थे कि बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया गया 17 नवंबर तक, और वो नोटिफिकेशन देखा। दूसरा ये है कि डस्ट से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चे जो होते हैं वो डस्ट में खेलते हैं, या बाहर हमारा इन्वायरमेंट आजकल बहुत डस्टी और रस्टी है, इस वजह से उनसे बचना चाहिए हमें। और इस तरह जो है ना हम वो कर सकते हैं। दूसरा, मास्क का इस्तेमाल बढ़ा के मास्क पहने ताकि जो है ना वो एलर्जेन से बचा जा सके। जो हवा में उड़ने वाले डस्ट पार्टिकल्स और एलर्जेंस होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं पेशेंट को, और किसी भी नॉर्मल इंसान को वो नुकसान का बायस बनते हैं, जिससे उस वक्त तो उसे कुछ नहीं होता नॉर्मल इंसान को, फिर आने वाले वक्त में उसके लिए वो एक स्पेस प्रोड्यूस होती जाती है, और उसके साथ वक्त के साथ साथ फिर वो उस एलर्जन क्या होता है, बाहर से जो जाती है एंटीजन होता है। एंटीजन जो ही हमारी बॉडी में एंटर होता है एंटीबॉडीज़ बनती हैं बॉडी में, तो वो एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो होता है वो जो एक कम्प्लेक्स बनता है, उससे जो है ना ये एलर्जीज शुरू हो जाती हैं। और जैसे कि सर अस्थमा, मौसमी एलर्जी जो है वो अस्थमा के पेशेंट को, मरीज़ों को किस हद तक, किस परसेंटेज तक इफ़ेक्ट करती है? देखिए, इसमें परसेंटेज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट, कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करता है। वजह यह है कि ये बेसिकली अस्थमा जो है ना इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक परसिस्टेंट होता है, एक इंटरमिटेंट अस्थमा होता है। एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक ये है कि अंदर के जो चेंजेस आ जाती है। एक्सट्रिंसिक होता है बाहर से जो चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं। एक परसिस्टेंट होता है कि वो बचपन से ही जारी रहता है। इंटरमिटेंट होता है कि आपको बाहर के फैक्टर्स मिले हैं तो वो उसका कंट्रोल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, जो स्मोकिंग करने के वाले लोग हैं उनको जो COPD डेवलप होता है वो वाला अस्थमा हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हम दोनों अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दे के, बाकी मेडिकेशंस करके, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं लाइक साल्ब्यूटामोल हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है हमारे पास,
और कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं और मोंटेल्यूकास्ट है, और ये इस तरह की दवाइयाँ दे के ना हम उनको ठीक किया जा सकता है। इसमें हमारे पास जीना गाइडलाइंस आती हैं। जीना गाइडलाइंस में 5 डिग्रीज़ होती हैं। उनमें डिग्री 1 में, ग्रेड 1 में हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, जिसे साबा बोलते हैं। ग्रेड 2 में हम उसको लाबा देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सर ये स्टेप्स हैं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप हैं, ये स्टेप लैडर के तौर पे जाता है अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये मैंने बताया है कि जो COPD की वजह से अस्थमा डेवलप होगा वो ख़त्म नहीं हो सकता। बाकी तकरीबन 90% हम उसको वो कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ये अस्थमा क्या होता है। सर एक नॉर्मल पर्सन को भी अस्थमा स्टार्ट हो सकता है? जी, नॉर्मल को क्यों, अस्थमा किसी भी वजह से हो सकता है। वजह यह है कि इसमें फूड का है एलिमेंट, डस्ट है, आपके केमिकल्स हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, और इसके अलावा स्मोक फैक्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली होता क्या है, अस्थमा होता ये है कि ये जो हमारी वेसल्स हैं, जो फेफड़ों की वेसल्स हैं, उनको नैरोइंग डाउन करने को शॉर्ट हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिस वजह से ये अस्थमा डेवलप होता है। और इसमें म्यूकस की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाए, यानी कि वहाँ पे जो स्पूटम, बलगम, ये जमा हो, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन आर वेसल्स ऑफ आर लंग। ये अस्थमा की बेसिक रीज़न है, ये बेसिक काज है और उसके अस्थमा डेवलप होने के किसी इंसान में। ओके सर, अस्थमा के लिए एक डिवाइस भी यूज़ होती है, तो किस हद तक वो इफ़ेक्ट करती है पेशेंट को, किस हद तक वो क्योर कर देती है? जी, वो ये है कि अस्थमा का पेशेंट को वो डिवाइस जो है वो स्पेसर होती है। बेसिकली वो जो बोतल है, उससे पहले मैंने जो आपको ब्रोंको डायलेटर्स बताए हैं, जो वो पंप्स बताए हैं, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, जिसे हम साल्ब्यूटामोल कहते हैं, वो वेंटोलिन के नाम से आते हैं। इसी तरह आगे दूसरी ग्रेड में लाबा है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, और फिर लामा आ जाता है, लॉन्ग एक्टिंग मस्करीनिक एजेंट आ जाता है। चौथे नंबर पे हम इस लाबा प्लस लामा कर देते हैं, लाबा प्लस लामा। और 5वां और आखिरी क्या है कि हम उसमें इंट्राकार्टिकोस्टेरॉइड भी ऐड कर देते हैं 5वें स्टेप में। तो ये जीना गाइडलाइन है, जो दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होने वाली गाइडलाइन है, उसे जीना गाइडलाइन बोलते हैं। ये 5 स्टेप्स थे, तो इससे जो है ना हम बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं किसी इंसान को कि वो इस दमा की बीमारी से बच सके। ओके और जी ये ओके सर, इसके बाद हमारा एक सेगमेंट है नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें आपसे मैं कुछ वर्ड्स पूछूंगी, उसके ऑल्टरनेट आपने कुछ वर्ड बताने हैं। सो पहला वर्ड है मोहब्बत। मोहब्बत, जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक एहसास का नाम है। और मैं तो इस पर एक शेर भी कह देता होता हूँ अक्सर औकात, मोहब्बत, प्यार, इश्क विश्क कुछ भी नहीं, बस मुफ्त में लेने का नाम है। सर सेकंड वर्ड है माँ बाप। माँ बाप, मैं रिश्ते भी 3 रखता हूँ दुनिया में, एक माँ, एक बाप और एक बेटी, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। ओके सर, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, सीडेंट्री नहीं होना चाहिए, आपको डेली वॉक करनी चाहिए और अच्छी खुराक खानी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना चाहिए, और कह के 2-4 ज़रूर लगा लेने चाहिए। वह इससे खून में भी इजाफा होता है, HB बढ़ती है और सांस भी बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाता है। सर घर छोटा हो लेकिन वो है अच्छा होना चाहिए, और उसमें मैंने पहले बताया है तंग ज़हन लोग ना हों और खुश मिजाज बंदा हो, और बस इस तरह घर बन जाता है। और रिश्ते मैंने 3 बताए हैं, घर में ये 3 रिश्ते होने चाहिए, बाकी कुछ और ना हो। सर मोबाइल कोई भी हो अच्छा है, लेकिन बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए। ओके सर, इसके बाद हमारा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे जो आपकी ही फील्ड से रिलेटेड होंगे। मिथ और फैक्ट आपने बताना है कि कौन सी क्वेश्चन मिथ है और कौन सा फैक्ट है। सर पहला क्वेश्चन है, अस्थमा के मरीजों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए? उनको गैर ज़रूरी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो उनके लिए वो है वैसे तकलीफ बने। ओके बाकी सर, अस्थमा सिर्फ एंजाइटी या फिर स्ट्रेस से हो जाता है? इज दैट नहीं, ज़रूरी नहीं है, इसमें एंजाइटी भी आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर मैंने आपको बताया डस्ट है, फूड पैटर्न्स हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्मोक है, और इस तरह के फैक्टर्स हैं, एलर्जेंस हैं जो कि हवा में होते हैं, ये फैक्टर्स हैं। ओके, अस्थमा सिर्फ बचपन में होता है? बचपन में भी हो सकता है,
और चाइल्ड एस्थमेटिक्स भी होते हैं, एडल्ट ऑनसेट एस्थमा भी होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बताया आपको शुरू में कि ये दोनों सूरतों में हो सकता है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और बाकी ये है कि ये मुकम्मल 100% वो नहीं हो सकता, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बाकी वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, प्रिवेंट किया जा सकता है लेकिन इसको 100% क्योर नहीं किया जा सकता। सर फोर्थ क्वेश्चन मेरा बिल्कुल इसी बात से है कि अस्थमा का इलाज मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन है, 90+ में मुमकिन है, हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, इवन मूजी मर्ज के कैंसर का इलाज मुमकिन है। तो अस्थमा तो बहुत छोटी चीज़ है। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और हमें इतना अच्छा मैसेज दिया। सर एंड पे जैसे कि आजकल आपको पता है कि मौसम ऐसा चल रहा है, मौसमी तब्दीली है, उसकी वजह से कफ फीवर फ्लू हो रहा है, तो इसके लिहाज से आप कोई टिप्स कोई ऐसी बातें हमें गाइड करना चाहें मेरी ऑडियंस को और मुझे, प्यारा सा सर मैसेज। जी ज़रूर। इसमें सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना चाहिए। जहाँ पे स्मोक एरिया है, स्मोकी एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए, कोई ज़रूरी काम से जाना चाहिए। दूसरा, मास्क पहन के रखना चाहिए। और बूढ़ों के लिए ये है कि उनको निमोकोकल वैक्सीन हर 5 साल बाद लगवानी चाहिए। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए, हर बंदे को लगवानी चाहिए जो कि 18 साल से बड़ा है। यही बातें थी और कुछ भी नहीं, बस फूड का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और डस्ट से बचना चाहिए, और बस यही था। और कोशिश करनी चाहिए गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब दे अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। तब तक दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।